हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके थे, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे जब डिक्रीज़ होता है इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो आ चुके सबसे पहले एक एक्टिविटी 7.5, 2 गैस जार्स लेने हैं या ग्लास टम्बलर्स लेने हैं, कांच के ग्लास लेना है और उसको हमें क्या करना है, ए और बी में मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें जलानी है एक इंसेंस स्टिक, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं अगरबत्ती। तो हमें इंसेंस स्टिक जलानी है। ओके, और हमें क्या करना है, होल्ड द गैस जार ए अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक, यानी कि इसको हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक अगरबत्ती जलाई है और इसको जो जार ए है उसको ऐसे प्लेस किया है कि उसका मुंह नीचे की तरफ रहे और इस सारा इसका स्मोक जो है वो अपने अंदर कैच कर ले। और उसको हमने सीधा करके फिर एक ग्लास की प्लेट से, ये ग्लास प्लेट है, इससे हमने ढक दिया। अंदर इसके अंदर पूरा स्मोक भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ग्लास बी लेंगे, ठीक है, गैस जार बी लेंगे और उसको अपसाइड डाउन कर देंगे और हम ए वाले जो जार है उसके ऊपर जो प्लेट ढकी हुई है उसके ऊपर डायरेक्ट जार बी को रख देंगे। जार बी में कोई स्मोक नहीं है, यहाँ पे स्मोक नहीं है, इसके अंदर स्मोक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ पे प्लेट रखी थी इसी के ऊपर हमने जार बी को प्लेस कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, धीरे से इस प्लेट को ये हटा रहे हैं। रिमूव द ग्लास प्लेट स्लोली, धीरे से इन्होंने प्लेट को हटा दिया है। और हम बिल्कुल इतने केयरफुली हटाना है प्लेट को कि बिल्कुल भी जो स्मोक है वो ए से निकल करके बाहर ना जा पाए, एस्केप ना कर पाए। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए दोनों टम्बलर्स के बीच में कि स्मोक निकल जाए। अब हमें क्या करना है, दोनों जार्स को ऑब्जर्व करना है। क्या होगा, द स्मोक फिल्स द इंटायर स्पेस इन द गैस जार बी, इंडिकेटिंग दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द इंटायर अवेलेबल स्पेस। क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले में बिल्कुल भी स्मोक नहीं था, इस वाले में स्मोक था। हमने प्लेट को हटाया, बिल्कुल भी गैप नहीं रखा दोनों ग्लास के बीच में कि स्मोक वहाँ से बाहर निकल सके। जब हमने थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व किया तो जार ए में तो स्मोक था ही, अब जार बी में भी स्मोक फिल हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। वो जहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल होता है उस पूरे स्पेस को, इंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ठीक है, लाइक लिक्विड्स दे ऑल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन, अगर वेसल में है तो वेसल का शेप अप्लाई कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं, जैसे लिक्विड्स में होता है। This illustrates that the particles in gases move freely in all directions and the interparticle attractions are negligible। इसका मतलब ये है कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली कहीं पर भी सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और इनके बीच में जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच का इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब ये है गैसेस का कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है, स्मोक इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द गैशियस स्टेट, यानी स्मोक जो है वो गैशियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। The tiny particles of smoke suspended in the air are constantly hit by invisible particles of gas and their movement helps us observe the motion of gas particles। अब जो छोटे छोटे स्मोक के पार्टिकल्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड है यानी कि मिले हुए हैं, वो कॉन्स्टेंटली गैस के इनविजिबल पार्टिकल्स से टकरा रहे हैं और उसी मूवमेंट की वजह से हमको गैस के पार्टिकल्स का मोशन हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओके, This activity can also be demonstrated by using iodine vapor instead of smoke from incense sticks, यानी आयोडीन वेपर को भी यूज़ करके हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं बजाय अगरबत्ती के। आयोडीन वेपर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड गैस जार फॉर सम टाइम। तो सॉलिड आयोडीन को लेकर के किसी बंद जार में कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो उससे आयोडीन वेपर अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सॉलिड आयोडीन, वेपर्स ऑफ आयोडीन कैन कॉज इरिटेशन। तो ये एक वार्निंग दिया हुआ है कि कोई भी
केमिकल को जब हम हैंडल करते हैं तो बहुत केयरफुली करना होता है। तो सॉलिड अगर हम लेंगे आयोडीन तो उसके साथ बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो वेपर्स हैं वो इरिटेशन कर सकते हैं स्किन में। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स्ड शेप। दीज प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सॉलिड्स एंड क्लासीफाई देम एज फ्लूइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके यानी लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही फ्लो करते हैं, उनका कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है, फिक्स उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वो जिस कंटेनर के अंदर जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स का भी इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है और गैसेस में तो होता ही नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वजह से ये अलग किए जाते हैं सॉलिड्स से और इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। ठीक है, जो फ्लो मोशन करते हैं, फ्लो ही करते हैं मोशन, और फिक्स शेप उनका नहीं होता है, वो फ्लूइड्स होते हैं। नेक्स्ट ये इन्होंने दिया हुआ है आयोडीन वेपर के साथ अगर आप करेंगे तो वो भी ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट है। जार ए में हमने स्मोक भरा है, ए के ऊपर हमने बी को रख दिया जिसमें स्मोक नहीं है, और ये प्लेट को हटा लिया तो देखा थोड़ी देर बाद ए में भी स्मोक था और बी में भी स्मोक था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर पार्टिकल स्पेसेस यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो कैसे उनके बीच में डिफरेंस है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, यानी सॉलिड लिक्विड और गैसेस में कैसे इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से डिफरेंस आता है। What role does the interparticle spacing play in determining the properties of each state, solid, liquid and gas? तो इंटरपार्टिकल स्पेसेस का क्या रोल है सॉलिड, लिक्विड और गैस को पता लगाने के लिए। एक एक्टिविटी फिर से आ गई है, टेक अ सिरिंज विदाउट ए नीडल। एक हमने सिरिंज लिया है जिसमें कि नीडल नहीं है, सुई हटा दिया है। पुल द प्लंजर, ये क्या कर रहे हैं, पहले प्लंजर को बाहर की तरफ ये ऐसे खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, अब आगे का जो एरिया था जहाँ पे नीडल यूजुअली लगती है तो वो नीडल तो रिमूव हो गई है। तो वो नीडल की जगह अब क्या है, इन्होंने अपने जो एरिया था उसको थंब से अपने अच्छी तरह से कवर कर लिया है कि अंदर इसके जो सिरिंज है इसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है वो बाहर ना जाए। तो उसको अच्छी तरीके से थंब से हमने सिक्योर कर लिया। अब क्या करना है, इसको ये जो प्लंजर है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं सिरिंज का यूज़ करते हैं तो जब जो अंदर की तरफ ढकेलते हैं तो वैसे ही इसको ये प्लंजर को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, ये इस तरफ को पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप ये करेंगे तो यू विल नोटिस दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीजेज। अंदर जो वॉल्यूम है एयर का वो कम होगा। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन यू कंप्रेस द एयर बाय पुशिंग द प्लंजर द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर। ठीक है, जब हम कंप्रेस करेंगे एयर को, प्लंजर को पुश करेंगे यानी कि बाहर की तरफ जब धक्का देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स को हम फोर्स करेंगे कि वो आपस में पास पास आए। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि द गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम इन देयर नेचुरल स्टेट एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। अब क्या है, नेचुरली क्या होता है, गैस की जो टेंडेंसी है कि उसके जो मतलब पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं आपस में। ठीक है, बहुत आराम से वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेचुरली तो यही होता है, लेकिन क्या है, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं यानी कि जैसे हमने ये प्लंजर को अंदर की तरफ पुश किया तो अब क्या है, सारे पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हो जाएंगे आपस में। तो वॉल्यूम जो है एयर का वो कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के बीच का जो ये जो स्पेस है वो थोड़ा सा उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, इफ़ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर, जब आप रुक जाएंगे, द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड एंड द प्लंजर मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब आप पुश करना स्टॉप कर देंगे तो गैस के ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिर से फैल जाएंगे और प्लंजर को वापस पीछे की तरफ धक्का दे देंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन में। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर, पानी के साथ आप ये एक्टिविटी करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू वुड ऑब्जर्व दैट वाटर इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। तो वाटर प्रैक्टिकली उसको आप कंप्रेस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप ये वाली एक्टिविटी करके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे घर में खेल खेल में ये वाली एक्टिविटी कर भी लेते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है लिक्विड के उसके बारे में हम एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली आप एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आ जाती है,
टेक अ ग्लास वेसल लिया ऐसा, उसको आधा भर दिया, ठीक है, ये आधा हमने इसको पानी से भर दिया और इसको ए मार्क कर दिया जहाँ पर हमने पानी भरा। अब इसमें डाला 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद अब जो नया वाटर लेवल बना, जब चीनी पड़ गई, ये देखिए यहाँ पे चीनी पड़ गई, तो नया यानी कि वाटर थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो नया जो वाटर लेवल बन गया उसको हमने बी मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमने एक ग्लास का रॉड लिया, ये ग्लास रॉड लिया और इससे हमने चीनी घोलनी स्टार्ट कर दी, तो ये चीनी को डिज़ोल्व कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब एक और वाटर लेवल हमको बना हुआ दिखा, उसको हमने सी मार्क कर दिया। तो ये जो सारे वाटर लेवल्स हैं इनके बीच में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या अंतर है? यू विल ऑब्जर्व दैट इनिशियली व्हेन शुगर इज एडेड द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेज, यानी जब शुरुआत में हमने शुगर ऐड की तो हमने देखा कि पानी का लेवल देखो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन के बाद इट विल डिक्रीज टू सम एक्सटेंट, यानी जब अब यहाँ पे डी वाले इमेज में देखो, पहले तो वाटर बी पे था, ठीक है, ऊपर बढ़ गया था, ए से तो थोड़ा ऊपर हो ही गया था, लेकिन जब चीनी पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई, घुल गई, तो अब हमको एक नया वाटर लेवल दिखाई दे रहा है जिसको हमने सी मार्क किया है, तो बी से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक ये जो लेवल था नीचे आया। Since the volume of the solution is less than the sum of the volumes of water and sugar, it indicates that there is some space between the water particles. अब क्या है, इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इज लेस देन, ये कम है किसके वॉल्यूम से, वाटर और शुगर, इन दोनों के वॉल्यूम के सम से कम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ शुगर को अगर हम ऐड कर दें तो वो ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कम है, इससे पता चलता है कि वाटर पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस ऑक्यूपाई दीज स्पेसेस। अब जो हम सब्सटेंस घोल रहे हैं, जैसे हम चीनी घोल रहे हैं, तो ये जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डिजॉल्व सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, अब वो इस वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस थे उनको ये कवर कर लेंगे, जाके उन जगह पर अपनी जगह बना लेंगे, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम अदर सॉल्युबल सॉलिड्स, तो किसी और चीज़ के साथ भी आप कॉमन सॉल्ट, नमक ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, ठीक है। इन सॉल्युबल सॉलिड्स के साथ भी करके देख लो, सैंड के साथ, स्टोन के साथ में, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या सैंड पार्टिकल्स डिजॉल्व होंगे? नहीं। कॉमन सॉल्ट तो हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, सैंड होगा, स्टोन पीसेस होंगे? नहीं। तो डज द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल चेंज आफ्टर मिक्सिंग एंड वाई? तो क्या उसमें चेंज होगा? जब मिक्स ही नहीं होगा तो चेंज कहाँ से होगा? एक ए मार्क करेंगे ओरिजिनल वाला, एक बी मार्क करेंगे सैंड डालने के बाद या पेबल्स डालने के बाद, तो उससे क्या होगा? वो बी का बी रहेगा, सी तो होगा नहीं, क्योंकि वो डिजॉल्व ही नहीं होगा। शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड, वाई डज शुगर डिजॉल्व इन वाटर बट सैंड डज नॉट? तो दोनों ही तो सॉलिड्स हैं, शुगर भी और सैंड भी, लेकिन शुगर डिजॉल्व हो जाती है पानी में लेकिन सैंड नहीं डिजॉल्व होती, ठीक है। क्योंकि sand is a solid that does not dissolve in water. When added to water, the sand particles settle down and occupy some space in the container, causing the total volume to increase. Sand एक ऐसा solid है जो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो जब उसको हम पानी में ऐड करते हैं क्या होता है, सैंड के पार्टिकल्स नीचे जाके, कोई अपने ग्लास लिया, उसमें आपने पानी भरा, इसमें हमने सैंड डाला, सैंड क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, वो भारी होता है ना, नीचे जा कर के बैठ जाएगा ग्लास के कंटेनर में, और उससे क्या होगा, एक अपना कुछ स्पेस कंटेनर का है वो घेर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो क्या होगा, ओवरऑल टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा लेकिन घुलेगा नहीं। वॉट डू यू थिंक अबाउट द इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इन सॉलिड्स? तो इंटरपार्टिकल स्पेसिंग सॉलिड्स में जो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सब इतने आपस में अच्छे से चिपके होते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं।
However, despite close packing, some spaces is left between the particles. ये हमने पहले भी पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर कि भले ही बहुत क्लोजली पैक होते हैं, जैसे ये क्लोजली पैक है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस तो आपको दिखाई दे ही रहा है ना। तो इतना क्लोजली पैक होने के बावजूद भी कुछ स्पेस बच जाता है। यू माइट अज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर, बट दिस इज़ नॉट द केस, दे कंटेन नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसके बीच में एयर पार्टिकल्स भरे हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे पूरा मैग्नीफाइड पिक्चर्स दिए हुए हैं, कितना कितना स्पेस होता है इसमें। तो बहुत ही क्लोजली पैक है, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस है और गैस में बिल्कुल ही दूर दूर है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑफन वी यूज़ द टर्म पार्टिकल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हर जगह पार्टिकल, मतलब पार्टिकल एक ऐसा टर्म है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, उसका पार्टिकल का टर्म का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करें, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें एक टर्म आता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, SPM। ये टर्म यूज़ किया जाता है एयर पोल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में घुले हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, एंड नॉट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स। यानी जो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, तो वो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो अलग चीज़ है, वो डस्ट पार्टिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है। एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो चीज़ें, वो पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ का, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। ठीक है, इसको अब और ब्रेक नहीं किया जा सकता। जबकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर और भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को और ज़्यादा हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एयर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कुछ और होगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, even these tiny dust particles are also made up of very large number of constituent particles, जैसे atoms and molecules। वही अभी हमने बात करी कि एयर के और भी मतलब हो सकते हैं constituent particles, और ये जो है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स को और ज़्यादा हम अभी फर्दर हम उसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब इसके बारे में भी अगेन एक एक्टिविटी आ गई है। एक फिर से हमने लिया ग्लास, कांच का, ठीक है, कंटेनिंग वाटर, पानी भरा, और उसमें हमने कुछ ग्रेन्स, कुछ दाने डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक सेफ्टी प्रिकॉशन दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट को अपने हाथ से नहीं छूना है, इसको स्पून से या स्पैचुला की हेल्प से ही आपको उठाना है। तो इसका एक तो मतलब कलर होता है ना, वायलेट कलर होता है। ठीक है, तो वो आपके एक तो हाथ कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर ये मतलब हाथ में लग जाता है तो इरिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, कोरोसिव नेचर का होता है ना, कोरोसिव नेचर का। तो ये क्या कर सकता है, हाथों में जलन क्रिएट कर सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। इस वजह से इसको ऐसे ही नहीं आपको टच कर लेना है, ग्लव्स पहन के और डाइल्यूट करके इसको टच करना होता है। ठीक है, इनिशियली यू विल सी सम स्ट्रीक्स ऑफ पिंक कलर। अब जैसे जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला इसके दाने, तो धीरे धीरे जब ये घुलना शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे करके इसके कुछ स्ट्रीक्स आपको देखने को मिलेंगे ग्लास के अंदर। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंटायर बल्क ऑफ वाटर विल एक्वायर अ यूनिफॉर्म पिंक कलर। जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा, ये पूरा पानी आप देख रहे हो पूरा ही एक कलर का हो गया, पिंक कलर का। ठीक है, अब आपको बताइए ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वाई दिस हैपेंड।
दिस हैपन्स बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। अब क्या है, वाटर पार्टिकल्स के बीच पे आपने पढ़ा काफ़ी स्पेस होता है, गैस से कम होता है, सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम इट्स ग्रेन एंड लेटर दे हिट दीज पार्टिकल्स सो दैट दे कैन स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। अब क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे जिससे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं उसको वो पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं, उसका कलर निकालते हैं सबसे पहले, और बार बार उन्हीं पार्टिकल्स से टकरा कर, यानी वाटर पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स से टकराते हैं, हिट करते हैं उसको बार बार, जिससे कि वो पूरे लिक्विड में थ्रू आउट बिल्कुल एक तरह से यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस the constituent particles are held together strongly that the water particles are unable to pull these out। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इतना स्ट्रांगली एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं कि वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो उसको हिला नहीं पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी उसको खींच नहीं पाते हैं, है ना, जैसे कि सैंड। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे, इन इनसे जब वाटर के पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो उसने क्या किया, वाटर ने मूव करते 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 उसको अपने साथ में मिला लिया। क्यों मिला लिया, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो पोटेशियम परमैंगनेट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो इतने स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। वो थोड़ा सा उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेसेस रहा होगा, इसीलिए वो वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो गया। जबकि अगर आप सैंड को घोलने की कोशिश करेंगे, अभी हम यही बात करते कि सैंड वाटर में क्यों नहीं घुलता है, जबकि चीनी भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है, तो वो क्यों नहीं घुलता, क्योंकि चीनी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना, जिनसे मिलकर के चीनी बना होगा, उसके बीच में इतना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में इतना स्ट्रांगली नहीं चिपके हुए होंगे जितना कि सैंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में इतने स्ट्रॉन्ग, उनके बीच में एक बॉन्ड है कि वो वाटर पार्टिकल्स कुछ उसका कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको हिला ही नहीं पाते हैं, इसीलिए सैंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, वो नहीं घुलता। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ट्राई इट योर सेल्फ। ये अपने आप आपको करना है। आपको 3 साफ कांच के ग्लास लेने हैं। पोर हॉट वाटर इन वन ऑफ देम, एक में गर्म पानी डालना है, एक में रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो डालना है, और लास्ट वाले में एकदम चिल्ड आइस कोल्ड वाटर डालना है। ड्रॉप अ स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट अगर अवेलेबल है आपके पास, हो सकता है आपको स्कूल में करवाया जाए लैब के अंदर। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को आपको डालना है, तीनों में एक एक ग्रेन, स्मॉल ग्रेन डालना है, और आप उसको वॉच करिए, केयरफुली कंपेयर करिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर इन हॉट वाटर। जो गर्म पानी है उसमें तेज़ी से वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जबकि जो रूम टेम्परेचर पे पानी है उसमें इतना तेज़ मूव नहीं करेंगे, और जो एकदम ठंडा पानी है उसमें तो काफ़ी स्लो प्रोसेस रहेगा वाटर पार्टिकल्स के मूवमेंट का। एज अ रिजल्ट द पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड्स फास्टेस्ट इन हॉट वाटर। गर्म पानी में वो जल्दी घुल जाएंगे, उससे पीछे होगा वो रूम टेम्परेचर वाले पानी में, और सबसे पीछे काम होगा आइस कोल्ड वाटर में। तो इससे पता चलता है कि जब हीट प्रोवाइड की जाती है, व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड, तब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, पार्टिकल का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी डिमॉन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब इसका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनको तो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं, तो हम कैसे उसके मूवमेंट को, गैस पार्टिकल्स के मूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट। एक और आ गई आपके सामने एक्टिविटी। एक आपको फिर से अगरबत्ती जला लेनी है इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम के एक कोने में आप जला लीजिए। कुछ देर आप वेट करिए, ऑब्जर्व करिए। डू यू नोटिस द फ्रेग्रेंस फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि आपको थोड़े डिस्टेंस से उसकी महक आ रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज़ बर्न्ड, जब हम एक अगरबत्ती जलाते हैं रूम के एक कॉर्नर में, तो शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली द फ्रेग्रेंस इज़ फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक, यानी कि जहाँ पर अगरबत्ती जल रही होगी
सिर्फ उतने के ही आसपास ही, मतलब इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती के आसपास ही आपको उसकी फ्रेग्रेंस यानी आपको उसकी महक आएगी। धीरे धीरे क्या होगा, यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द रूम, पूरे रूम में वो महक फैल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेग्रेंस स्प्रेड फिलिंग द एंटायर रूम। क्या हो रहा है, जो ये जो खुशबू है इसके पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल रहे हैं, तो आपको खुशबू आ रही है। तो क्यों फैल रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। गैस प्रेजेंट है आपके पूरे रूम में, ठीक है, एयर प्रेजेंट है, और एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो सबके सब आपको पता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। द एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड हेल्प देम थ्रू आउट स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। यानी कि जो इंसेंस स्टिक है, यानी जो ये खुशबू आ रही है, इसके पार्टिकल्स के साथ में गैस के पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, और इनके टकराने की वजह से क्या हो रहा है कि पूरे रूम में धीरे धीरे करके ये इंसेंस स्टिक की महक फैल जा रही है। ओह नाउ आई नो वाई एंड हाउ द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम रीचेज अस। अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो वो क्यों सबको उसका महक आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जहाँ रह रहे हैं आसपास में एयर है, ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो टकरा रहे हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ में, और एयर पूरे में मूव करती रहती है, तो इसीलिए वो पूरे में उसकी स्मेल को, फ्रेग्रेंस को फैला देती है। Can you share a few other real life situations where you have experienced the movement of gas particles? आपका अगर कोई रियल लाइफ सिचुएशन आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनी एवरीडे प्रोसेसेस। यानी कि जो पर्टिकुलेट नेचर होता है मैटर का, सॉलिड्स, लिक्विड्स या जो गैसेस होती हैं, ये हमारे एवरीडे प्रोसेसेस में हम, मतलब इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि जब हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, जिस पे मान लीजिए तेल के दाग हैं और हम उस पर सोप लगाते हैं, न्यूमरस सोप पार्टिकल्स अराउंड द ऑयल पार्टिकल्स ऑन द फैब्रिक। वो आपने किसी डिटर्जेंट के ऐड में भी देखा होगा कि जहाँ पे वो शर्ट है, शर्ट पे ऐसे ऑयल का स्टेन लगा हुआ है, तो हमने उसको डाला जब, तो सोप के सारे जो पार्टिकल्स हैं उसने पूरा घेर लिया है, जो ऑयल का दाग है, जो स्टेन है, उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। वन एंड ऑफ द सोप पार्टिकल अटैचेस टू द ऑयल एंड द अदर मिक्सेस विद वाटर, thus helping lift the oil off and wash it away। तो क्या होता है, सोप पार्टिकल का एक सिरा जो होता है, एक एंड होता है, वो ऑयल से जाके चिपक जाता है, जैसे कि ये स्टेन है, और सोप का एक सिरा जो है वो आके चिपक गया है बिल्कुल, और बाकी क्या करते हैं, अदर जो होते हैं वो पानी के साथ में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, ऑयल को पूरी तरह से साफ कर देते हैं शर्ट पर से। तो ये अपने टीवी में एड्स वगैरह भी आते होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। बेस्ड ऑन आवर लर्निंग्स फ्रॉम द चैप्टर, कंक्लूजन पे आ गए हम लोग कि हमने जो इस चैप्टर से सीखा, वी कैन से दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द थर्मल एनर्जी। यानी जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्टिव फोर्सेस की, कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस पे। जैसे कि हमने पढ़ा सॉलिड्स में डिस्टेंस बिल्कुल कम होती है, इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस हैं बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जबकि लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे। गैसेस में पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर थर्मल एनर्जी, और ये इनकी थर्मल एनर्जी पर, हीट एनर्जी पर डिपेंड करता है। इट इज़ द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये इसकी किसी भी पार्टिकल की जो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी होती है, वो डिटरमाइन करती है कि उस पार्टिकल का
उस मैटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, क्या वो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा या वो गैस होगा, ठीक है। इन द सॉलिड स्टेट में क्या होता है, थर्मल एनर्जी बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। क्या है, जब हमने सॉलिड्स में भी पढ़ा था इसके बारे में, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को, जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत विगरस वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस की वजह से ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, और जैसे ही दूर भागने लगते हैं, जैसे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बना, वैसे ही इनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्मल एनर्जी है, यानी कि सॉलिड स्टेट में हीट एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत ही लो होती है, इसीलिए वो आपस में चिपके हुए होते हैं। इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हीट प्रोवाइड कर दिया अगर, तो क्या होता है, वाइब्रेशंस होने लगे, पार्टिकल्स मोशन में आए, मोशन में आते ही क्या हुआ, फोर्सेस वीक पड़ गए, ठीक है। एट द मेल्टिंग पॉइंट द थर्मल एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल्स अलाउंग द सॉलिड टू चेंज इनटू अ लिक्विड। यही हमने पढ़ा था आइस से वाटर बनाने वाला, जो हमने पढ़ा था। जैसे ही हमने इसको दिया गर्मी, वैसे ही क्या हुआ, इनके बीच में हुआ वाइब्रेशन और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशंस। तो क्या है, अब पार्टिकल्स जो हैं वो अपने फिक्स पोजीशन से मूव करने लग जाते हैं। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो भी मैंने आपको बताया कि इंक्रीज होगा, जैसे ही थोड़ा सा भी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो आपके कम होने लग गए, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग गई, और उससे क्या, वो पार्टिकल्स आपस में दूर भागने लगे, मूव करने लगे। भले ही लिमिटेड स्पेस होता है, लेकिन फिर भी वो मूव करने लग जाते हैं। गैशियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। तो इनमें बहुत ही वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स अब बहुत दूर दूर होते हैं और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली सारे डायरेक्शंस में, ठीक है। तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम जो हमने पढ़ा इस चैप्टर से, वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। सॉलिड, यानी कि सॉलिड में क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस मिनिमम है, स्पेस बहुत ही कम है, ठीक है। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, आपस में चिपके हुए हैं। जब पार्टिकल की स्पेसिंग मिनिमम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग बढ़ी, ये प्लस हुआ, सॉरी, जैसे ही आपका जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, वैसे ही आपका क्या हुआ, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये चीज़ होती है। क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसकी पैकिंग बिल्कुल क्लोजली होती है। लिक्विड में क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में होते हैं पार्टिकल्स फ्री होते हैं। इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिल्कुल नहीं थी, इसमें मैक्सिमम, और इसमें क्या है, सॉलिड से थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और गैसेस से थोड़ी कम होती है, ये बीच में रहता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इसमें मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है। इसमें क्या है, थोड़ा सा वीक होगा, सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमज़ोर होगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, सिर्फ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक लिमिटेड स्पेस तक रिस्ट्रिक्टेड है, और ये पूरे में आराम से ये टहल रहे हैं। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि मैटर क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होते हैं, जो जो इंटर पार्टिकल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तीन जो नेचर होता है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इस चैप्टर से रिलेटेड, please feel free to ask in the comment section below,
एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।